छुट्टी के दिन सुबह सुबह एक लड़का एक अखबार पढ़ता है। अखबार पढ़ने के बाद उसे वहां पर एक खबर दिखाई देती है, जिस खबर को पढ़ने के बाद एकदम से वो प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। इसके बाद वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता को उस खबर के बारे में बताता है। जैसे ही पिता उस खबर के बारे में सुनता है तो उसके बाद कहने लगता है कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। कौन था वह लड़का और कौन सी ऐसी खबर थी जिस खबर को सुनने के बाद वह लड़का और उसका पिता इतना प्रसन्न हो गया, और उसके पिता ने यह बात क्यों कही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डीएम साहब की नियुक्ति होती है, जिनका नाम होता है मनीष। मनीष जो कि अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग किया करता है। मनीष के घर में उसके 2 बड़े भाई हैं और वो गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते हैं। मनीष की शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद मनीष के माता पिता ने खुशी खुशी उसकी पत्नी को उसके साथ भेज दिया है और कहा है कि बेटा तुम जहां भी जाओ अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना और दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। मनीष अपनी पत्नी के साथ जहाँ भी जाया करता वहीं पर रहने लगा करता और अपने काम को बखूबी निभाया करता। जो डीएम साहब मनीष होते हैं उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था और जहां भी डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग हुआ करती वहां के सभी बड़े बड़े अधिकारी उनसे बड़ा ही प्रसन्न रहा करते, क्योंकि डीएम साहब बड़े ही मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे और सभी काम को ईमानदारी से और मेहनत से किया करते थे। यानी कि बुराई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे और ऐसा ही करते करते उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब वहां पर रहकर वे अपना कार्यभार संभालते हैं और अच्छी तरह से वहां पर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद अचानक से जो डीएम सर होते हैं वो घूमने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि जो डीएम साहब है वो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद किया करते हैं। डीएम बनने से पहले जब वो कोचिंग किया करते थे तो उस टाइम पर भी उनका यही सोचना था कि अगर हम एक बार घूम लेते हैं तो शरीर को एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है और अच्छी तरह से हम अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। वही आदत उनकी अब तक भी चलती आ रही है और यहाँ पर आकर वह एक बार फिर से घूमने का प्लान बना लेते हैं। अब जब डीएम साहब अपनी पत्नी से घूमने के लिए कहते हैं तो डीएम साहब की पत्नी शीतल भी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी अपने पति के साथ घूमना चाहती थी और इसी वजह से वो भी घूमने के लिए तैयार हो जाती है। डीएम साहब अगर चाहते तो अपनी उस गाड़ी से जा सकते थे जिसके साथ उन्हें बॉडीगार्ड मिला करता है, साथ में ड्राइवर मिला करता है और सरकारी गाड़ी होती है, लेकिन वो इन सभी चीज़ों से परहेज किया करते थे। वह चाहते थे कि मैं कहीं पर भी जाऊं तो एक साधारण व्यक्ति की तरह जाऊं और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। उनके पास एक अपनी पर्सनल गाड़ी थी, तो पर्सनल गाड़ी से वो घूमने का प्लान बना लेते हैं और अपनी पत्नी को लेकर एक शाम अपने घर से निकल जाते हैं। घूमते घूमते वे अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे और उनकी गाड़ी एक रोड पर चल रही थी। चलते चलते अचानक से डीएम साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि डीएम साहब को महसूस हो गया था कि उनका कोई यहाँ पर पीछा कर रहा है और हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हो जाए। अब जो डीएम साहब की पत्नी है उनसे कहने लगती है कि आपको तो वैसे ही ये बातें लगती हैं, अब ये रोड है, रोड पर कोई भी चल सकता है, हम किसी को रोक टोक थोड़ी ना कर सकते हैं। ऐसा कहकर डीएम साहब की पत्नी ने उन्हें चुप करा दिया था, लेकिन डीएम साहब बार बार इधर उधर देखकर चौकन्ना थे और उन्हें पूर्णतः विश्वास था कि यहां पर उनका कोई पीछा कर रहा है। इसके बाद डीएम साहब जाते हैं तो आगे का जो रास्ता था वो हाईवे से हटके एक सिंगल सड़क जा रही थी। डीएम साहब अपनी गाड़ी को उस पर चलाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग जिन पर डीएम साहब को शक था कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, वो उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। डीएम साहब इस बात को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी को बड़ी शांति से और आराम से चलाने लगते हैं। उस रास्ते पर लगभग 2-3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अचानक से ग्रामीण एरिया आता है और वहां पर सड़क के दोनों तरफ काफी ज्यादा पेड़ पौधे थे और देखने से बड़ा ही भयावह प्रतीत होता था। अब डीएम साहब अपनी गाड़ी को लेकर सीधा चलते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से ढेर सारे लोग चारों तरफ से निकलते हैं और डीएम साहब की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे डीएम साहब की गाड़ी को चारों तरफ से घेरा गया था तो उसके बाद डीएम साहब मुस्कुराने लगते हैं। उनकी पत्नी जो साइड में बैठी हुई है वो देखती है डीएम साहब की तरफ और कहती है कि आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे और ये हमें लूटना चाहते हैं। इस बात को सुनकर उनकी पत्नी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन डीएम साहब उनको सहारा देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, आखिर मैं हूं ना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। अब जो बाहर लोग खड़े हुए थे वो डीएम साहब की खिड़कियों को इधर उधर से बजा रहे हैं और उनसे दरवाजा खोलने का आग्रह कर रहे हैं। इसके बाद डीएम साहब एक बार अपना फोन निकालकर फोन को देखते हैं और देखने के बाद उस दरवाजे को खोल देते हैं। खोलते ही जैसे डीएम साहब बाहर निकलते हैं तो उन सभी लोगों में से एक व्यक्ति आता है और आकर डीएम साहब की तलाशी लेने लगता है, लेकिन डीएम साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसके बाद वह डीएम साहब को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो, अगर तुमने जरा भी हमें रोका टोका तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है। इस बात को सुनकर डीएम साहब एक बार फिर से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कौन लोग हो और क्या करना चाहते
आते हो, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ पहले मुझे। उसके बाद वो लोग डीएम साहब की तरफ घूर घूर कर देखते हैं और तभी उनकी नज़र डीएम साहब की पत्नी पर चली जाती है। इसके बाद वह डीएम साहब की पत्नी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डीएम साहब फौरन से जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और इतनी ही देर में वहां पर 3-4 गाड़ियां पुलिस की भरकर आ जाती हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब जैसे ही वहां पर पुलिस आती है तो उन सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है और वह उधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भाग भाग कर उन सभी को पकड़ लेते हैं और अपने साथ बिठा लेते हैं। जैसे ही पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो वो डीएम सर को चेक करते हैं और चेक करने के बाद उन्हें तसल्ली मिलती है, क्योंकि डीएम साहब के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था और डीएम साहब उन्हें मुस्कुराते हुए मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार तुम लोगों ने थोड़ी ज्यादा देर नहीं लगा दी, इतनी देर में तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता था। वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब आ गए थे और एसपी साहब आते हैं उनसे कहते हैं कि साहब आपको इस तरह से निकलना ही नहीं चाहिए था, आपको अपनी गाड़ी में निकलना चाहिए था ताकि ऐसे लोग आपसे कोसों दूर रह सके। तो डीएम साहब कहते हैं कि वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं भी तो एक आम इंसान हूं डीएम बनने से पहले, तो क्या मुझे आजाद घूमने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा था तो तुम लोगों को पहले से इस चीज पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन कर छोड़ो, जो भी हुआ तुम ऐसा करो, इन्हें अंदर ले जाओ, अभी तो मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूं, लेकिन कल सुबह मैं आकर इनसे बात करूंगा। ऐसा कहकर डीएम साहब वहां से अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं और गाड़ी को लेकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही डीएम साहब गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाने लगते हैं तो उनकी पत्नी शीतल उनसे पूछने लगती है कि ये सब हुआ क्या और आपने इन सबको कैसे किया, क्योंकि डीएम साहब की पत्नी को यह नहीं पता था कि इन्होंने ही पुलिस को बुलाया है और इनकी वजह से आज ये सभी लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद डीएम साहब अपनी पत्नी को बताते हैं कि जब मैंने तुमसे कहा था उससे पहले मैंने इमरजेंसी मैसेज भेज दिया था, क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ आज हमारे साथ गलत होने वाला है और ये लोग सच में ही मेरा पीछा कर रहे हैं। आपने भले ही मुझसे मना कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात थी कि कुछ ना कुछ आज तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, तो इसी वजह से मैंने इमरजेंसी मैसेज भेज दिया था यहाँ के एसपी को और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को। उनके पास लोकेशन और मैसेज दोनों चीज पहुंच गई थी और लोकेशन का पीछा करते हुए वो लोग यहाँ तक आ गए। और जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला था तो उस टाइम पर मुझे पता था कि लगभग 1 से 2 मिनट में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर आ जाएगी, तो इसी वजह से मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला था और मैं बाहर निकल गया था। इसके बाद डीएम साहिबा की पत्नी अपने पति पर गर्व महसूस करती है और मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ मेरी इनसे शादी हो गई। इसके बाद वो लोग घूमने के लिए चले जाते हैं और धीरे धीरे रात बीत जाती है। रात बीत गई थी और दूसरे दिन सुबह सुबह डीएम साहब अपनी पत्नी को घर छोड़कर सीधा उसी थाने पर आते हैं जहां पर उन्होंने उन सभी को पकड़वाया था। वहां जाकर जो डीएम साहब होते हैं पुलिस वालों से कहते हैं कि इनसे अच्छी तरह से पूछताछ करो और इनके ग्रोह में कितने लोग हैं उन सभी के बारे में जानकारी निकालो, यानी कि जितने भी लोग इस चीज में शामिल हैं उन सभी को पकड़ो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो ताकि आगे से किसी के साथ भी ऐसा ना हो सके, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार भी थे और वो लोग डीएम के साथ कुछ गलत भी कर सकते थे। तो डीएम साहब को अंदेशा था कि ये लोग लूटपाट किया करते हैं, लूटपाट करने के साथ किसी के साथ गलत भी कर सकते हैं। जब वो डीएम साहब की पत्नी के पास बढ़े थे तो डीएम साहब को बहुत सारी चीजों का आभास होता है और इसी वजह से वो उस मामले की तह तक जाना चाहते हैं और सभी लोगों को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने तौर तरीके से पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को उनके पूरे ग्रोह के बारे में पता चल जाता है और उनके काम करने का तरीका भी पता चल जाता है। उन लोगों ने कई लोगों को लूटपाट के चक्कर में दुनिया से विदा भी कर दिया था, तो सभी लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और उनके खिलाफ कोर्ट में उचित कार्रवाई की जाती है। उन लोगों को सजा हो जाती है और सजा होने के बाद जैसे ही ये केस मीडिया में आता है तो इस बात की सुर्खियां चारों तरफ फैल जाती हैं। अब जैसे ये खबर अखबार में छपती है तो उस अखबार को एक लड़का भी पढ़ लेता है जो कि अपने घर में अपने पिता के साथ रहा करता था और एक कंपनी में 10,000 रुपए की नौकरी किया करता था। वह लड़का जैसे इस खबर को पढ़ता है तो एकदम से बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और जाकर अपने पिता को इस खबर के बारे में बताता है। वह बताता है कि पिताजी वो लोग पकड़े गए हैं। अब जैसे उसका पिता इस खबर को सुनता है तो वो भी बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुरे के साथ बुरा होता है और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आज आपके सामने है। इस बात को सुनकर बेटा भी बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि हाँ बाबूजी आप सही कह रहे थे। दरअसल दोस्तों ये लड़का जो 10,000 रुपए की नौकरी किया करता है, एक दिन उसे सैलरी मिलती है और सैलरी मिलने के बाद वो उसी रास्ते से दिन के समय में आ रहा था। उसने एक पुरानी बाइक ले रखी थी जिससे वह अप डाउन किया करता था कंपनी जाने के लिए और उसी जगह पर जहां पर डीएम साहब को घेरा गया था वहीं पर आकर अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है। अब जैसे उसकी बाइक बंद होती है तो वह इधर उधर मदद के लिए देखने लगता है तो वहीं से 4 लोग आ रहे थे और आने के बाद इससे मदद के लिए पूछने लगते हैं। अब जैसे वो सामने से मदद का ऑफर करते हैं तो यह उनसे कह देता है कि मेरी बाइक खराब हो गई है, अगर यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक हो तो आप मुझे उसे बता दीजिए या फिर मेरी बाइक को वहां तक पहुंचाने का इंतजाम करवा दीजिए। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं कि इस लड़के की बाइक खराब हो गई है तो वे एकदम से अपने पास से एक हथियार निकालते हैं और उस लड़के की तरफ तान देते हैं। अब जैसे उन्होंने हथियार ताना था
तो लड़का एकदम से सहम दहम रह जाता है और उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इन लोगों से उसने मदद की उम्मीद की थी और ये लोग अब उसकी तरफ हथियार तान रहे हैं। तो उसके बाद वह कहता है कि भाई क्या चाहिए आपको? तो वो कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उस पैसे को हमें दे दो और चुपचाप यहां से निकल जाओ। इसके बाद जो वह लड़का होता है अपनी महीने की सैलरी को उन लोगों को दे देता है और वहां से अपनी बाइक को पैदल पैदल खींचकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वह अपने घर आता है और घर आने के बाद अपने पिता को इस पूरे घटनाक्रम को बताता है। वह कहता है कि पिताजी, मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए क्योंकि इस महीने की सैलरी उन लोगों ने रख ली है। इसके बाद उसका पिता कहता है कि बेटा, पुलिस में कंप्लेंट करके क्या करोगे, क्योंकि अक्सर सुना है कि पुलिस वाले ऐसे लोगों से मिले रहा करते हैं और कोई भी तुम्हारी इस बात पर गौर देने वाला नहीं है, तो खामखा अपना समय खराब करोगे। इससे अच्छा होगा कि ऊपर वाले पर छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला एक ऐसी शक्ति है जो कर्मों को तोलता है। बुरे कर्म वाले को बुरा फल देता है और अच्छे कर्म वाले को अच्छा फल देता है। तो तुम चिंता मत करो, जैसा इन लोगों ने किया है वैसा इनको भुगतना पड़ेगा और तुम आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करो। खामखा इन चक्करों में पड़कर क्या फायदा? तुम्हें रोज के रोज वहां से आना जाना है, तो तुम ऐसे चक्कर में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। अगर तुम कल को कंप्लेंट करोगे, इन लोगों को ये बात पता चल गई, तो अगले दिन तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तू मेरा इकलौता बेटा है और ना ही तेरा कोई भाई है ताकि मैं अपनी जिंदगी को उसके सहारे बिता सकूं। इसके बाद बेटा भी पिता की भावनाओं को समझता है और वह सोचता है कि कोई बात नहीं, पिताजी सही कह रहे हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। इसी बात को सोचकर उसका बेटा रिपोर्ट नहीं लिखवाता है और इसी तरह से वहीं पर काम करने लगता है। लेकिन जब यह खबर उनको मिलती है कि उन सभी लुटेरों को पकड़ लिया गया है और उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है और उनको जेल में भी बंद करा दिया गया है, और वो भी एक डीएम साहब की वजह से, तो इस खबर को सुनकर दोनों बाप बेटे प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं इस चीज की। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ पर्सनल गाड़ी से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से लुटेरों के गिरोह ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी करना चाहते थे। तभी वहां पर पुलिस आती है और पुलिस वाले सिचुएशन को संभाल लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनकी पत्नी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।